हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल करंट अफेयर्स। ये फरवरी 2022 का संस्करण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2022 का कवर किया था। ठीक है, उसमें खेल को ऐड नहीं किया गया था। उन सभी खेल को जो टॉपिक है, खेल का टॉपिक, उसको इस वीडियो में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और क्रॉनिकल का जो वीडियो है, इसमें उन टॉपिक्स को हटा दिया गया है जो प्रतियोगिता दर्पण में दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि सेम टॉपिक दोनों वीडियो में सही नहीं होगा। और पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला देखा जाए तो महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु में वृद्धि कर दी गई है, और ये जय जेटली समिति के द्वारा की गई है। ठीक है, देखिए, तो 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के विवाह का जो कानूनी उम्र है, जो पहले 18 वर्ष था, उसे बढ़ाकर अब 21 वर्ष करने का फैसला किया है। ठीक है, और ये फैसला जो है वो जय जेटली के नेतृत्व वाले पैनल की सिफारिश पर आधारित है। देखा जाए इसमें, तो ये समिति जो है वो जून 2020 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के पोषण, एनीमिया के व्यापकता, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर और अन्य सामाजिक सूचकांक के मुद्दों के साथ विवाह की उम्र के बीच समीक्षा के लिए गठन किया गया था। ठीक है, समिति ने महिलाओं के विवाह की उम्र को बढ़ाकर 21 साल करने की सिफारिश की है, और वहीं पुरुषों के लिए जो विवाह का जो कानून है वो भी 21 वर्ष ही है। ठीक है, महिलाओं को जो 18 था उसको 21 करने की सिफारिश की गई है, और पुरुष का पहले भी 21 था, अभी भी 21 ही है। देखा जाए तो विवाह से संबंधित कुछ विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत अपने कानून भी हैं। ठीक है, उन कानून को अगर हम देखें तो जो हिंदुओं के लिए कानून है, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसके तहत अगर देखा जाए तो लड़कियों का जो न्यूनतम आयु था वो 18 वर्ष है, और लड़कों का जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष निर्धारित है। ये हिंदुओं के लिए। लेकिन इस्लाम में अगर कुछ देखा जाए तो इस्लाम में युवा अवस्था प्राप्त कर चुके नाबालिग के विवाह का भी उसमें वैध माना जाता है। ठीक है, देखिए, बाल विवाह निषेध जो संशोधन विधेयक 2021 है, जो सभी धर्मों के एक लड़की की विवाह की कानूनी जो न्यूनतम आयु है उसे 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रयास करता है इसमें, और 21 दिसंबर को इसे लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो देखा जाए तो सुशासन दिवस के दिन पे, मतलब 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया। ठीक है, देखा जाए तो इस फ्रेमवर्क में 10 क्षेत्र में कुल 58 संकेतकों को इसमें शामिल किया गया। अब हम उस 10 क्षेत्र को देखें तो ये है कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं उपयोगिता, आर्थिक शासन, समाज कल्याण और विकास, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन। ये 10 क्षेत्र हैं जो सुशासन सूचकांक मतलब गुड गवर्नेंस इंडेक्स के आधार हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 4 श्रेणी में बांटा गया है। ये श्रेणी है पहला कि अन्य राज्य समूह में, तो देखा जाए पहला है अन्य राज्य समूह ए, दूसरा है अन्य राज्य समूह बी, फिर तीसरा है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये 4 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए, सूचकांक के अनुसार जो प्रथम 3 स्थान देखते हैं, जो ओवरऑल रैंकिंग में अगर प्रथम 3 स्थान देखें तो पहला है गुजरात का, दूसरा है महाराष्ट्र का और तीसरा है गोवा का। फिर दूसरा आपको आता है अन्य राज्य समूह बी। इसमें देखें तो राजस्थान जो न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन है। फिर आ गया आपको पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, तो इसमें आ गया पहला आपको मिजोरम, और दूसरा आ गया आपको जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर जो स्पेस छूट गया। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में आएगा दिल्ली, यहाँ स्पेस दे दिया जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, जो ये केंद्र शासित प्रदेश
की जो कैटेगरी है चौथा, उसमें आ गया आपको दिल्ली गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20। तो देखा जाए तो ये 27 दिसंबर को नीति आयोग के द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से जारी किया गया। इसका शीर्षक है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। ठीक है, 3 व्यापक डोमेन है इसके। पहला है स्वास्थ्य परिणाम, शासन और सूचना, और प्रमुख इनपुट प्रक्रियाओं पर आधारित। अब देखा जाए इसमें तो जो समग्र सूची में मतलब ओवरऑल कैटेगरी में आपको देखें तो प्रथम स्थान पे आता है आपको केरल। ठीक है, राज्य का जो स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पे आया केरल, और ये लगातार चौथी बार है। ठीक है, देखिए ये चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है और इसमें लगातार केरल प्रथम स्थान पर रहा है चौथी बार भी। ठीक है, फिर समग्र प्रदर्शन में सबसे नीचे मतलब ओवरऑल रैंकिंग में जो सबसे नीचे देखें तो है दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। देखा जाए तो सबसे बड़े राज्य में जो प्रथम 3 स्थान है उसमें आता है आपको केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये बड़े राज्यों की कैटेगरी में प्रथम 3 स्थान है। फिर छोटे राज्य में सबसे अच्छा मिजोरम है और सबसे खराब नागालैंड है। ठीक है, छोटे राज्यों में सबसे अच्छा मिजोरम और सबसे खराब नागालैंड का प्रदर्शन रहा है। फिर केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो प्रथम स्थान पे आता है आपको दादर और नागर हवेली, और सबसे नीचे आता है दमन दीव। अब देखिए इनमें 19 बड़े राज्य हैं। इस पूरे कैटेगरी में 19 बड़े राज्य हैं, 8 छोटे राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश का सर्वेक्षण किया गया है इसमें। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि पर्याप्त डाटा के अनुपलब्धता के कारण इसमें पश्चिम बंगाल को और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल और लद्दाख इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो सबसे नीचे है। ठीक है, ये आपको बड़े राज्य की कैटेगरी में हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सबसे नीचे है, और जो वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना ये टॉप 3 है। कहने का मतलब कि वैसे तो रैंकिंग सबसे नीचे है लेकिन ये अब प्रगति कर रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति। तो देखा जाए तो 16 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को राज्य में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति दे दी है। विशेष रूप से ये पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र में आयोजित की जाती है जहां 400 साल पुराना यह परंपरा प्रचलित है। ठीक है, बैलगाड़ी दौड़ का देखा जाए तो 2014 में हुआ यूं था कि केंद्रीय अधिनियम प्रावधान का उल्लंघन के कारण सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया था। जस्ट लाइक आप देखा जाए तो जो बैल को बस में करने का जो गेम है जिसको जलीकट्टू कहते हैं तमिलनाडु में, ठीक है, उसको विनियमित करने के एक कानून बनाए जाने के बाद महाराष्ट्र में भी बैल की दौड़ को फिर से शुरू करने की मांग उठी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मालाबार ट्री निम्फ गोवा की राज्य तितली घोषित। तो देखिए ये 16 दिसंबर 2021 को चोराव में 5वें गांव पक्षी महोत्सव में गोवा की राज्य तितली मालाबार ट्री निम्फ को घोषित किया गया। ठीक है, अपने आकर्षक काले और सफेद पंखों के पैटर्न और अद्वितीय उड़ान स्पीड के लिए जानी जाती है। ये जो मालाबार ट्री निम्फ है तितली वो अपने काला और सफेद पंख और पैटर्न के आधारित है और अद्वितीय उड़ान स्पीड के लिए जानी जाती है। इसका पंख जो है वो 120 से लेकर 154 मिलीमीटर का होता है तितली का, और ये तितली प्रजाति जो है मेनली आपको पश्चिमी घाट के लिए जो स्थानिक है और ये दक्षिण महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, लेकिन इसका भौगोलिक विस्तार जो देखा जाए तो ये गोवा से शुरू होता है। ठीक है, इसलिए अब ये गोवा की राज्य तितली घोषित की गई है इसे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नागालैंड सरकार द्वारा 3 नए जिलों का गठन। देखिए 18 दिसंबर 2021 को नागालैंड सरकार ने 3 जिला जिसमें आपको आ गया तसेमिन्यू, फिर है न्यूलैंड और फिर है चुमुकेदिमा, ये 3 जिलों का गठन किया गया है।
ठीक है, नागालैंड में। अब नागालैंड में इन तीनों के गठन के बाद अगर कुल जिले देखें तो कुल 15 जिले हैं। ठीक है, अब देखिए ये 13वां जो जिला जो है तसेमिन्यू, ये आपको कोहिमा से अलग होकर बना है। फिर और जो 14वां और 15वां जिला है, मतलब 14वां आपको न्यूजीलैंड और 15वां आपको चुमुकेदिमा। तो देखा जाए तो ये दोनों न्यूजीलैंड और चुमुकेदिमा, ये दोनों दीमापुर जिले से अलग होकर 14वां और 15वां जिला बने हैं नागालैंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहाँ पहला है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। तो देखिए 8 दिसंबर 2021 को गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, इन दोनों के द्वारा ये संयुक्त रूप से वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी किया गया है। ठीक है, अब देखिए इस सूचकांक में 6 श्रेणी 37 संकेतकों के आधार पर इसको जारी किया गया है। अगर हम लोग 6 श्रेणी देखते हैं तो इसमें आता है रोकथाम, पहचान और रिपोर्टिंग, त्वरित प्रक्रिया, स्वास्थ्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुमालन और जोखिम वातावरण। ये छह जो श्रेणी है इसी के आधार पर ये सूचकांक तैयार किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो सूचकांक में कुल देश जो शामिल हैं वो 195 है। एक चीज और है कि अगर देखें तो जो सूचकांक स्कोर को 5 स्तर में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, मतलब जो सूचकांक का जो रैंकिंग है वो 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें आपको टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5, ये 5 कैटेगरी है। अगर हम लोग देखें टियर 1 में तो जिसका स्कोर 0 से लेकर 20 होगा वो टियर 1 में होगा, और इसका 20.1 से लेकर अगर 40 का स्कोर होगा तो वो टियर 2 में होगा। उसी तरह से 40.1 से लेकर अगर 60 तक का स्कोर होगा तो वो टियर 3 में होगा, और टियर 4 में होगा आपको 60.1 से लेके 80 तक। ठीक है, फिर आपको पांचवा जो होगा टियर 5 वो 80.1 से लेके 100 तक का स्कोर नहीं रखा गया है। उसी तरह से अगर पांचवा देखें तो पांचवा में स्कोर आपको 80.1 से लेकर 100 तक होगा तो वो 5वें कैटेगरी में आएगा। ठीक है, लेकिन किसी भी देश को टियर 5 में नहीं रखा गया है इस बार। ठीक है, उसी में अब हम लोग देखते हैं सूचकांक में प्रथम 5 देश। ठीक है, तो पहला 5 देश आ गया आपको। पहला में आपके अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इंग्लैंड, चौथा कनाडा और 5वां थाईलैंड है। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में पहले 5 स्थान में आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और थाईलैंड है। फिर उसी तरह से सूचकांक में सबसे निचला स्थान जो मिला है वो मिला है सोमालिया को। सोमालिया का स्कोर है 16। ठीक है, और भारत की जो स्थिति है वो है 66वां। इसमें भी आपको 42.8 का स्कोर भारत ने बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। तो इसमें देखा जाए तो दिसंबर 2021 में पेरिस स्थित एक वैश्विक शोध पहल वर्ल्ड इनइक्विलिटी लैब द्वारा विश्व असमानता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इनइक्विलिटी रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। इसमें अगर देखा जाए तो जो सबसे अमीर 10% आबादी के पास 70% संपत्ति है। ठीक है, और दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी के पास मुश्किल से कोई संपत्ति है। ठीक है, मतलब दुनिया का आधा पॉपुलेशन अगर देखें तो उनके पास मुश्किल से कोई संपत्ति है, और कुल संपत्ति का सिर्फ 2% है। ठीक है, देखें तो सबसे अमीर जो है वो 10% आबादी का वर्तमान वैश्विक आय में जो उसका हिस्सा है वो है 52%। ठीक है, 52% हिस्सा रखता है सबसे अमीर 10% आबादी का वर्तमान वैश्विक आय में हिस्सा। फिर देखा जाए तो सबसे गरीब जो 50% आबादी की जो वार्षिक आय है उसका हिस्सेदारी मात्र 8% है। ठीक है, और दुनिया का सबसे और असमानता वाला क्षेत्र अगर देखें तो वो है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। फिर दुनिया का सबसे कम और असमानता वाला क्षेत्र अगर है तो वो है यूरोप। ठीक है, भारत की स्थिति देखें तो भारत में 1% सबसे अमीर आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है।
ठीक है। 1% सबसे अमीर आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है भारत में, और सबसे अमीर 10% आबादी के पास आय का 57% यानी 57% हिस्सा है। सबसे अमीर 10% आबादी के पास 57% आय का हिस्सा है। फिर देखिए इसमें भारत में महिला श्रम, यह आश्रम हो गया है, ठीक है, ये आश्रम नहीं होगा बल्कि श्रम होगा। भारत में महिला श्रम जो है वो 18.3% है, एशिया के औसत का सबसे कम। फिर देखिए भारतीय वयस्क आबादी की राष्ट्रीय औसत आय जो है वो है 2,04,200 रुपये, ठीक है। फिर निचले स्तर की जो 50% आबादी की औसत राष्ट्रीय आय है वो है 53,610 रुपये। फिर सिर्फ 10% आबादी है जो 20 गुना अधिक अर्थात 11,66,520 रुपये उनके पास है आय का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। तो इसमें देखा जाए तो दिसंबर 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया। सूचकांक में कुल देश जो शामिल हैं वो है 173, ठीक है। और वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो अमेरिकी डॉलर की कीमतों में तुलना करके इसे तैयार किया गया है, इस इंडेक्स को, ठीक है। इस इंडेक्स को कैसे तैयार किया गया है, तो वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो अमेरिकी डॉलर की कीमत में तुलना किया गया है, ठीक है। इंडेक्स में कुल देश शामिल हो गए हैं 173, और प्रथम 5 स्थान देखते हैं हम लोग। तो पहला है आपको तेल अवीव, ये इजराइल का है और ये दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। फिर नेक्स्ट है आपको पेरिस और सिंगापुर, वो दोनों जो है शहर ये दूसरे स्थान पे है बराबरी पे। फिर तीसरा स्थान नहीं, चौथा स्थान जो है वो है ज्यूरिख का, ठीक है। और 5वां स्थान है हांगकांग का। और सबसे अंतिम स्थान पर अगर कोई है तो है दमिश्क, सीरिया का दमिश्क दुनिया का सबसे सस्ता शहर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं ब्रिक्स बैंक, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री हैं, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। और 29 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये चौथा नया सदस्य के रूप में शामिल कौन हुआ है, तो वो है मिस्र। कुछ दिन पहले मतलब सितंबर 2021 में 3 देश शामिल हुए थे ब्रिक्स में, वो है आपको बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। इन तीनों को जो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने से बाद चौथा जो शामिल हुआ है वो है मिस्र, ठीक है। फिर देखते हैं ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो उद्देश्य है वो है उभरती अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब तक अपने सभी देशों के मतलब जो सदस्य देश हैं उसमें लगभग 80 परियोजनाओं को उन्होंने मंजूरी दी है, और जिसका कुल निवेश $30 बिलियन है, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है, और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो है दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में, ब्राजील में है साओ पाउलो में, और रूस में है मॉस्को में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया पावर इंडेक्स 2021। देखा जाए तो ये दिसंबर 2021 में सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। किसी देश की व्यापक शक्ति 8 विषयगत मानदंडों पर उसका भारित औसत होता है, ठीक है। और कौन कौन से हैं वो 8 विषयगत मापदंड, तो वो है कि आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, भविष्य के संसाधन, आर्थिक संबंध, रक्षा नेटवर्क, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। ये 8 मापदंडों पर ये भारित है। फिर देखिए रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, ठीक है। और भारत का जो स्कोर है वो है 37.7। ये 2020 की तुलना में 2 अंकों की इसमें गिरावट आई है, भारत का स्कोर 37.7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य में हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021। तो इसमें देखा जाए तो ये 22 दिसंबर 2021 को हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 जारी किया गया, ठीक है। यूनिकॉर्न क्या होता है, पहले हम लोग ये समझे कि यूनिकॉर्न आखिर है क्या। तो ये से कहते हैं कि एक निजी स्टार्टअप कंपनी जिसका उद्यम मूल्य $1 बिलियन से ज्यादा होता है, ठीक है।
उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। काउबॉय बेंच की स्थापना अगर देखें तो वो एलन ली ने, ठीक है, एलन ली ने 2013 में पहली बार यूनिकॉर्न शब्द गढ़ा था, मतलब शब्द दिया था। किसने दिया था? एलन ली ने। और सूचकांक के अनुसार देखा जाए तो प्रथम 3 देश, तो पहला पे आता है आपको अमेरिका, जिसका कुल यूनिकॉर्न की संख्या है 487, ठीक है, और सिर्फ पिछले वर्ष 254 यूनिकॉर्न इसने जोड़े हैं। फिर चीन दूसरे स्थान पे आता है, जिसका यूनिकॉर्न की संख्या है 301, 74 यूनिकॉर्न इस वर्ष जुड़ गए। और देखा जाए तो दुनिया का 74% यूनिकॉर्न जो है वो अमेरिका और चीन में ही है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दुनिया के 74% यूनिकॉर्न इन दोनों कंट्री को मिलाकर है। और तीसरे स्थान पे आता है भारत, जो कि यूनिकॉर्न इसमें रिकॉर्ड की गई है 54, ठीक है, भारत के पास 54 यूनिकॉर्न है, जिसमें अगर देखा जाए तो एक वर्ष में ही 33 यूनिकॉर्न जोड़े गए हैं, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तो भारत की जो एडिटेक प्लेटफॉर्म है बायजूस, ठीक है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे एडिटेक कहते हैं, उससे बायजूस जो है वो शीर्ष पर है और ये 21 बिलियन डॉलर का उद्यम मूल्य है इसका। फिर भारत में जो दूसरे स्थान पे आता है वो एक मोबाइल विज्ञापन प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इनमोबी। इनमोबी 12 बिलियन डॉलर उद्यम मूल्य है इसका। फिर देखा जाए तो दुनिया का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न अगर कोई है तो वो है बाइट डांस। बाइट डांस जो है वो 350 बिलियन डॉलर का है। और दूसरे नंबर पे आता है आपको एंट ग्रुप, जिसका 150 मिलियन डॉलर है। फिर तीसरे स्थान पे आता है स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसका है 100 बिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बिना पन की बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना। तो देखा जाए तो ये 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश से पनकी कानपुर उत्तर प्रदेश में POL टर्मिनल तक बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया, ठीक है। और इसमें हम लोग आगे देखें तो ये 356 किलोमीटर लंबी परियोजना होगी, जिसकी क्षमता जो होगी वो 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी, ठीक है। और इसका कुल लागत जो है वो है 1524 करोड़, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको 1227 करोड़ है और मध्य प्रदेश में 297 करोड़, ठीक है। अब देखा जाए परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में होगी और मध्य प्रदेश के 2 जिलों से गुजरेंगी। तो उत्तर प्रदेश के 5 जिला जो है वो है ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो है सागर और टीकमगढ़, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, ठीक है। रेणुकाजी बांध परियोजना, ये सिरमौर जिले में यमुना की सहायक गिरी नदी पर 6,700 करोड़ रुपए की परियोजना है। 40 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला जो सतही बिजली घर होगा वो 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा पैदा करेगा, ठीक है। फिर दूसरा है आपको धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना जो है वो हमीरपुर और कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर 66 मेगावाट का धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो होगा उसमें 688 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपको लुहरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर 210 मेगावाट की ये परियोजना होगी और केंद्र और राज्य का एक संयुक्त उद्यम है ये, ठीक है, जिसे 1811 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपको सावरा कड्डू जल विद्युत परियोजना। ये जो है आपको शिमला जिले में पब्बर नदी पर 2081.6 करोड़ रुपए का परिव्यय आएगा और उसके साथ साथ 111 मेगावाट की इस परियोजना में सालाना 386 मिलियन मतलब 38.6 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करेगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको पेटीएम पेमेंट बैंक को मिला RBI से अनुसूचित बैंक का दर्जा। तो देखा जाए तो दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने
पेटीएम की जो सहयोगी इकाई है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, उसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। अब देखा जाए तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की जो दूसरी अनुसूची में से शामिल किया गया है। और पेमेंट बैंक जो है वो अब सरकार और अन्य बड़े निगमों द्वारा जारी प्रस्तावों के लिए अनुरोध, प्राथमिक नीलामी, निश्चित दर और परिवर्तनीय दर जो रेपो और रिवर्स रेपो है उसके साथ ही सीमांत स्थायी सुविधा में भाग ले सकता है। अब सरकार द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदारी के लिए भी ये पात्र होगा। कौन? तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में, जहां पहला है रॉयल गोल्ड मेडल 2022। तो देखा जाए तो 10 दिसंबर 2021 को भारत के वास्तुविद जो है बालकृष्ण दोषी, उनको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा यानी RIBA के द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया। और रॉयल गोल्ड मेडल जो है वो वास्तुकला की दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, जो दिया गया है बालकृष्ण दोषी को। चलिए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है कि समुद्र में असाधारण वीरता के लिए जो IMO पुरस्कार दिया जाता है उसका 2021 का घोषणा हुआ है और ये 6 दिसंबर 2021 को इस पुरस्कार दिया गया है। अब देखा जाए इसमें तो परिषद ने भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और टगबोट ओशन ब्लिस के मास्टर और चालक दल के सदस्यों को MT न्यू डायमंड के बचाव अभियान को अंजाम देते समय असाधारण और साहसी प्रयास के लिए समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। देखिए इसमें हुआ यूं कि सितंबर 2020 में MT न्यू डायमंड में आग लगने के बाद भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के बचाव दल के सदस्यों और टगबोट मतलब कि जहाज को खींच कर बंदरगाह आदि पर जाने वाली जो छोटी शक्तिशाली नाव होती है उसको टगबोट कहते हैं। ठीक है, तो हुआ यूं कि भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के बचाव दल के सदस्य और टगबोट ओशन ब्लिस के मास्टर और चालक दल ने निरंतर और प्रभावी अग्निशमन अभियान चलाकर गंभीर समुद्री प्रदूषण की घटना को रोका था। ठीक है, इसलिए ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। तो देखा जाए तो ये 30 दिसंबर को 20 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू इन चारों का घोषणा जो है बाद में किया जाएगा। ठीक है, 24 भाषाओं के लिए दी जाती है, 20 की घोषणा कर चुकी है, 4 को बाद में की जाएगी। अब हम लोग देखें तो संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है वो कुल 22 भाषा है। इसके बाद आपको अंग्रेजी और राजस्थानी इन दोनों को जोड़कर कुल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दी जाती है। इसमें पुरस्कार में आपको ताम्रपत्र, शॉल के साथ साथ 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में। अब इसमें हम लोग मेन अगर महत्वपूर्ण देखें तो हिंदी में आपको दिया गया है सम्राट अशोक, एक नाट्य रचना है उसे, और जिसके लेखक हैं दया प्रकाश सिन्हा। फिर आपको अंग्रेजी में देखें तो ये दिया गया है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ये एक उपन्यास है और इसके लेखक हैं नमिता गोखले। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा लिस्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, PDF में दे दिया गया है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इसमें आगे देखें। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021। तो ये देखा जाए तो 30 दिसंबर 2021 को युवा पुरस्कार 22 भाषाओं के साहित्यकारों को चुना गया। राजस्थानी भाषा के लिए यह पुरस्कार इस वर्ष किसी को नहीं दिया गया है। तमिल के लिए यह पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। और हिंदी भाषा के लिए जो दिया गया है वो हिमांशु वाजपेयी को दिया गया है, जिसकी कहानी संग्रह है किस्सा लखनऊ के अवामी किस्से के लिए। अब देखें तो अंग्रेजी भाषा में दिया गया है मेघा मजुमदार को, इसकी उपन्यास का नाम है अ बर्निंग। पुरस्कार में दिया जाता है एक ताम्रपत्र के साथ साथ 50,000 रुपए की राशि। फिर नेक्स्ट देखें हम लोग तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2021। इसको देखें तो ये 30 दिसंबर 2021 को बाल साहित्य पुरस्कार 22 भाषाओं के साहित्यकारों को दिया गया है और गुजराती, पंजाबी भाषा के लिए पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिया गया है।
फिर हिंदी भाषा में दिया गया है देवेंद्र मेवाड़ी को, हिंदी भाषा के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को। रचना है इसकी नाटक नाटक में विज्ञान। पुरस्कार दिया गया है ताम्रपत्र के साथ साथ 50-50 हजार रुपए की राशि। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग विविध की ओर। विविध में पहला है पैनिक्स, पैनिक्स 2021। तो देखा जाए तो 20 से 22 दिसंबर 2021 को बिम्स्टेक, जिसे कहते हैं बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के सदस्यों देशों के द्वारा बहुपक्षीय और बहु एजेंसी अभ्यास है, जिसका नाम है पैनिक्स 21। इसे पुणे में संपन्न किया गया। इस अभ्यास में मानवीय सहायता और आपदा राहत जो है उसे केंद्रित किया गया था, मतलब मुख्य उद्देश्य था मानवीय राहत और आपदा राहत। फिर देखा जाए तो बिम्स्टेक में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड ये शामिल थे। ठीक है, अब देखा जाए नेक्स्ट है एक्वेरियन अभ्यास। एक्वेरियन अभ्यास जो है वो आपको 6 से 19 दिसंबर 2021 को हुआ भारत और मालदीव के बीच, और ये एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, सैन्य अभ्यास था जिसका नाम है एक्वेरियन, और ये 11वां संस्करण है जो कि मालदीव के करदू द्वीप में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब हम लोग देखते हैं नियुक्ति में। तो नियुक्ति में पहला है कि आईएमएफ के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदोन्नत कौन किए गए। तो ये किया गया है गीता गोपीनाथ को। ठीक है, इसमें और भी है नियुक्ति जो कि हम प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो उसको जरूर देखिएगा, और पीडीएफ में दोनों को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निधन। निधन में पहला है आपको शारदा मेनन। शारदा मेनन जो है वो एक पद्म भूषण से सम्मानित है और भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी, जिनका निधन हो गया चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में। फिर नेक्स्ट है आपको न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुरलाल नानावती। नानावती जो है वो 2002 के गोधरा दंगों और 1984 सिख विरोधी दंगों की जांच करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो है वो गिरीश ठाकुरलाल नानावती, इनका निधन हो गया है और ये 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। फिर नेक्स्ट आता है आपको कोनितेजी रोसैया। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है सिरिवेनेला सीताराम शास्त्री। ये तेलुगु फिल्म गीतकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिरिवेनेला सीताराम शास्त्री का फेफड़ों के कैंसर के कारण निधन हो गया और ये 66 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं बुक्स की ओर, मतलब पुस्तकें। तो पुस्तकें में पहला है आपको बरकत, द इंस्पिरेशन एंड द स्टोरी बिहाइंड वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड ड्राइव्स, फीड इंडिया। तो ये है इसके लेखक विकास खन्ना। फिर नेक्स्ट है द बैचलर डैड, माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर। इसके लेखक हैं तुषार कपूर। फिर नेक्स्ट है राज कपूर, द मास्टर एट वर्क। इसके लेखक हैं राहुल रवेल और प्राणिका शर्मा। फिर नेक्स्ट है आपको प्योर एवल, द बैड मैन ऑफ बॉलीवुड। इसके लेखक हैं बालाजी बिट्टल। फिर नेक्स्ट है आपको रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब देखते हैं हम लोग खेलकूद। खेलकूद शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो में खेलकूद को ऐड नहीं किया गया था। उन सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। ठीक है, इसलिए प्रतियोगिता दर्पण का कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं हुआ होगा। आप खेलकूद देख लीजिएगा, सब कवर हो जाएगा। तो देखा जाए तो पहला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021। तो इसमें हम लोग देखें तो ये 12 से 19 दिसंबर को हुआ है। कहाँ? तो स्पेन के हुएल्वा में। फिर श्रीकांत किदम्बी जो कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पुरुष एकल में। तो स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो है लोह किन ये सिंगापुर के हैं, और रजत पदक भारत के श्रीकांत किदम्बी ने जीता है। ठीक है, और महिला एकल में देखा जाए तो ये जीते हैं अकाने यामागुची जो कि जापान के हैं, ये स्वर्ण पदक जीती हैं, और रजत पदक
ताई तजिउ जिंग, ये चीनी ताइपे के हैं। पुरुष युगल में देखा जाए तो स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं टाकुरो योकी और युगो कोबायाशी, जो कि दोनों जापान के ही हैं। फिर आपको जो रजत पदक विजेता हैं वो चीन के हैं दोनों, हे जितिंग और तान क्वियांग। फिर नेक्स्ट है आपको महिला युगल। महिला युगल में दोनों जीतने वाले जो हैं वो चीन के हैं, चेन क्विंग चेन और जिया यिफान। फिर आपको हार्डी जो जो रजत पदक विजेता है, रजत पदक विजेता है आपको थाईलैंड के ली सोही और सिन सियांग चान। मिश्रित युगल में देखा जाए तो देचापोल पुआनकुराहो व सेप्सिरी ताइरान ताचाई, जो कि दोनों थाईलैंड के हैं, ठीक है, इन दोनों ने जीता है स्वर्ण पदक। और जापान के यूता बतानाबे और आरसी हिगनसीना, इन दोनों ने जीता है रजत पदक। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। तो ये देखें तो नवंबर 2021 में सर्बिया में बेलग्रेड में संपन्न हुआ है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, और इसमें पहला स्थान है आपको क्यूबा को। क्यूबा जो है वो 5 पदक विजेता है, 3 स्वर्ण और 2 कांस्य। फिर दूसरे स्थान पे है कजाकिस्तान, 5 पदक, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ। अमेरिका तीसरे स्थान पे है 4 पदक के साथ, 2 स्वर्ण और 2 रजत। फिर 17वां स्थान पर है भारत। भारत के लिए केवल 1 कांस्य पदक जीत सका है, वो है आकाश कुमार, बैंक्वेट वर्ग में जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021। ये जो हुआ है 26 से 28 दिसंबर 2021 को फिडे की वर्ष 2021 की जो विश्व रैपिड चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है वो पोलैंड के वारसा में हुआ है, ठीक है। और पुरुष वर्ग में विजेता जो है वो है नोडिरबेक अब्दुस्तरोवो, ये उज्बेकिस्तान के हैं। और महिला वर्ग में जो विजेता है वो है अलेक्जेंड्रा कॉन्स्टेंटिनोवा, ये रूस के हैं। फिर पुरुष वर्ग में भारत के डी गुकेश 9वें स्थान पर रहे हैं, और महिला वर्ग में भारत के कैनुडू हम्पी 6ठा स्थान प्राप्त कर सकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021। तो ये दिसंबर 2021 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप संपन्न हुआ संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। फिर इसके में जो विजेता है वो है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं, और ये मैग्नस कार्लसन का लगातार 5वां विश्व खिताब जीता है, और इनाम की राशि इन्हें मिली है 12 लाख यूरो। फिर नेक्स्ट है आपको विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22। तो ये 26 दिसंबर को समाप्त हुआ, 8 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चला। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22। तो देखा जाए तो ये 8 से 26 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी संपन्न हुआ है, और फाइनल में जो विजेता रहे हैं वो है हिमाचल प्रदेश। 11 रनों से फाइनल जीत सके हैं हिमाचल प्रदेश, और उप विजेता है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला 2021। तो ये नवंबर दिसंबर 2021 में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर आई। 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत जो है वो 3-0 से जीता है, और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत ने 1-0 से जीत लिया। मैन ऑफ द सीरीज रहा रविचंद्रन अश्विन, और टेस्ट मैच में एक इनिंग में किसी टीम ने 10 खिलाड़ी को आउट करने वाला जो तीसरा खिलाड़ी बना है वो है एजाज पटेल न्यूजीलैंड का। फिर नेक्स्ट है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज श्रृंखला 2021। इसमें देखा जाए तो 3 T20 मैचों की श्रृंखला हुई, और इसमें पाकिस्तान जो है वो विजेता रहा 3-0 से, ठीक है। और जब ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाला था तो वेस्ट इंडीज टीम के सदस्य और सहायक स्टाफ में से 9 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिस कारण से श्रृंखला को स्थगित कर दिया गया, ठीक है। और देखा जाए तो अब फिर से ये डिसाइड हुआ है कि इस श्रृंखला को कंप्लीट किया जाएगा, ओडीआई श्रृंखला को, जो कि जून 2022 में प्रस्तावित है दोनों बोर्डों के द्वारा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22। तो देखिए ये 28 नवंबर से 9 दिसंबर तक चला, और ये महिलाओं का 26वां सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो केरल में हुआ है। फाइनल में जो विजेता रहे वो है मणिपुर 2-1 से, और ये 21वीं बार। उप विजेता है रेलवे, ठीक है। फिर देखा जाए टेनिस खिलाड़ी की जो 2021 का वर्षांत एटीपी रैंकिंग देखें तो टॉप
3 पुरुष खिलाड़ी जो है वो है नोवाक जोकोविच सर्बिया के, डेनियल मेदवेदेव रूस के और अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के। फिर टॉप 3 महिला खिलाड़ी जो हैं उसमें पहले नंबर पे है एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, आर्यना सबालेंका बेलारूस की, गार्बिना मुगुरुजा स्पेन के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीफा रैंकिंग दिसंबर 2021। ठीक है, फीफा जो फुटबॉल का है, ठीक है, दिसंबर 2021 के अंत में जो फीफा का रैंकिंग है उसमें पहले 10 स्थान अगर हम लोग देखें पुरुष और महिला दोनों टीम को, तो पुरुष में पहले स्थान पे है आपको बेल्जियम, दूसरे स्थान पे है ब्राजील, तीसरे स्थान पे फ्रांस, चौथे स्थान पे इंग्लैंड और पांचवें स्थान पे अर्जेंटीना। उसी तरह महिला में देखें तो पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे फ्रांस और पांचवें पे नीदरलैंड। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर भारत का स्थान देखें तो भारतीय फुटबॉल टीम जो पुरुष में है उनकी रैंकिंग है 104 और एक वर्ष पूर्व मतलब दिसंबर 2020 में ये रैंकिंग थी 108, अभी 104 पे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021। तो इसे देखा जाए तो ये 11 से 21 दिसंबर 2021 को पुणे में संपन्न हुआ। ठीक है, विजेता रहा पंजाब और 2-1 से पंजाब ने जीत हासिल की है। उप विजेता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें तो महिला की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 ये जो है 5 से 11 दिसंबर को दक्षिण कोरिया में ढोंगी में संपन्न हुआ है। ठीक है, और इसके विजेता है जापान, उप विजेता दक्षिण कोरिया और टूर्नामेंट में जो सर्वाधिक 5 गोल करने वाले हैं वो है गुरजीत कौर भारत के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुरुषों का जूनियर विश्व कप 2021। तो देखिए 24 नवंबर से 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरुषों का 12वां जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट भारत में भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। ठीक है, कुल देशों ने भाग लिया वो है 16 देश। अर्जेंटीना जो है वो विजेता रही और उप विजेता रहे जर्मनी। फिर टूर्नामेंट का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो फ्रांस के हैं थिमोटी क्लेमेंट और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला है जर्मनी के एंटन ब्रेकमैन को और फेयर प्ले अवार्ड ट्रॉफी मिला है चिली को। पुरुषों की जो जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का जो आगामी आयोजन होगा वो होगा 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है पुरुषों की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021। तो ये जो है वो 14 से 22 दिसंबर 2021 को पुरुषों की 6ठी एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो है ये टूर्नामेंट का आयोजन हुआ बांग्लादेश में। भारत सहित कुल 5 टीमों ने इसमें शामिल था, जिसमें फाइनल का जो विजेता है वो है दक्षिण कोरिया 4-2 से और उप विजेता जापान। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है केंता तनाका को जो कि जापान के हैं और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला है सूरज करकेरा को जो कि भारत के हैं। सर्वाधिक गोल जांग जुंग ह्यून ने किया है, 10 गोल किया है इन्होंने। अब देखा जाए डेविस कप 2020-21 में विजेता है रूस। ठीक है, 5 दिसंबर को संपन्न हुआ था। डेविस कप टेनिस चैंपियनशिप है और रूस जो है वो 2-0 से जीत गया। फिर इसकी उप विजेता रहे क्रोएशिया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021। तो ये 2021 का जो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो 23 से 29 नवंबर को संपन्न हुआ है। कहाँ? तो ये हुआ है अमेरिका के ह्यूस्टन में। इसमें जो पुरुष एकल में स्वर्ण पदक विजेता हैं वो है फान जेंगडान चीन के और रजत विजेता है ट्रूल्स मोरेगार्ड स्वीडन के। ये पुरुष एकल में थे। ठीक है, स्वर्ण पदक विजेता और रजत पदक विजेता। फिर महिला एकल में स्वर्ण पदक विजेता है चीन की वांग मान्यू और रजत पदक विजेता है चीन की ही सुन यिंगसा। पुरुष युगल में देखें तो स्वर्ण पदक जीते हैं माटियास फाल्क और क्रिस्टियन कार्लसन ने, दोनों स्वीडन के हैं, और रजत पदक जांग वू जिन व लिम जोंग हुन, दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। फिर महिला युगल में देखें स्वर्ण पदक तो ये है सुन यिंग शा और वांग मन्यू, दोनों चीन के, और रजत पदक विजेता है मीमा ईटो व हिना हयातो, दोनों जापान के हैं। मिश्रित युगल में अगर देखें तो स्वर्ण पदक विजेता है वांग चुकिन और सुन यिंगशा, दोनों चीन के, और रजत पदक विजेता है
टोमोकाजु हरिमोतो और हिना हयाता दोनों जापान के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021। तो ये देखा जाए तो 7 से 17 दिसंबर को हुआ, उज्बेकिस्तान में ताशकंद में संपन्न हुआ है, जिसमें भारत ने कुल पदक जीता है 16, 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य। स्वर्ण पदक जो 4 हैं उसमें अगर देखें तो पुरुष में 3 लोग हैं, जेरेमी लालरी न्यूग्रांग 67 किलोग्राम में, अंचित सिवली 73 किलोग्राम में, अजय सिंह 81 किलोग्राम में। फिर अगर महिला में देखें तो यह पूर्णिमा पांडे 87 किलोग्राम में। भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक विजेता भारत के 4। अब रजत पदक देखें तो ये 7 हैं, पुरुष में 2 हैं, गुरु राजा 61 किलोग्राम में और लवप्रीत सिंह 109 किलोग्राम में। फिर नेक्स्ट आपको महिला में देखें तो झिली दाल बेहरा ये है 49 किलोग्राम में, एस बिंदिया रानी देवी 55 किलोग्राम में, हजारिका पॉपी 59 किलोग्राम में, हरजिंदर कौर 71 किलोग्राम में, पूनम यादव 76 किलोग्राम में। ठीक है, फिर अब देखते हैं हम लोग कांस्य पदक। तो कांस्य पदक में 5 है, पुरुष में 2 और महिला में 3। ठीक है, पुरुष में जो 2 है वो है विकास ठाकुर 96 किलोग्राम में, गुरदीप सिंह 109 किलोग्राम में, कांस्य पदक विजेता। और महिला में देखा जाए तो लाल छान हिमी 71 किलोग्राम में, आर आरोकिया आलिश 76 किलोग्राम में और अनुराधा पावनू राज 87 किलोग्राम में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो देखा जाए तो पहला है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में जो हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज थे। ये ऑफ स्पिनर गेंदबाज थे और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से 24 दिसंबर 2021 को संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, इन्होंने अपने करियर में 103 टेस्ट मैच में 417 विकेट लिए, 236 एक दिवसीय मैच में 269 विकेट लिए और 28 T20 मैच में 25 विकेट लिए हैं। फिर नेक्स्ट है आपको क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक ने 30 दिसंबर 2021 को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन सीमित ओवर के जो प्रारूप हैं खेल वो जारी रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपको आरिफ खान। आरिफ खान 4 फरवरी 2022 से होने वाले जो बीजिंग ओलंपिक हैं उसमें जम्मू कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान 2 अलग अलग स्पर्धाओं में क्वालिफाई किए हैं और ये 2 अलग अलग स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। ठीक है, 2 स्पर्धा अगर देखा जाए तो है अल्पाइन स्कीइंग स्लैलम और जायंट स्लैलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग दिवस की ओर, जिसमें पहला है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस, जिसका थीम और विषय में अगर देखें तो ये था असमानताओं को समाप्त करें, एड्स को खत्म करें, महामारी को समाप्त करें। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो एंड ऑफ इनइक्वलिटीज, एंड ऑफ एड्स और एंड ऑफ पैंडेमिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, जिसके थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को एक और है विश्व मृदा दिवस, जिसका थीम है मृदा लवणीकरण को रोकें, मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दें। हिंदी में इंग्लिश में कहें तो हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। फिर नेक्स्ट है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, जिसका थीम है एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 9 दिसंबर में। 9 दिसंबर में पहला है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, जिसका थीम होगा आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। फिर नेक्स्ट है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को है मानवाधिकार दिवस, जिसका थीम है समानता, असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। फिर 11 दिसंबर को आता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जिसका थीम है
सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। फिर है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में, और 18 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में। प्रवासी दिवस का थीम था मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन, मतलब हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। फिर 20 दिसंबर में चलें तो यह है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर आते हैं 23 दिसंबर में। 23 दिसंबर पहला है राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, मतलब नेशनल कंज्यूमर डे। फिर 25 दिसंबर को आ गया सुशासन दिवस। सुशासन दिवस आपको मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। फिर आता है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को मनाया गया महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, और लिंक जो है पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर भी दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सभी महत्वपूर्ण वेबसाइट से रिलेटेड जो टॉपिक्स का आपको वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।